के बारे में एक बिल्कुल आम सी ट्रेडिंग कंपनी जो आती तो यहाँ सिर्फ व्यापार करने है, लेकिन धीरे धीरे एक पूरे उप महाद्वीप पर कब्जा कर लेती है। हाँ। और सिर्फ कब्जा ही नहीं, अपनी खुद की लगभग 3 लाख सैनिकों की एक पूरी फौज खड़ी कर लेती है। बिल्कुल। और उसके बाद दुनिया के सबसे अमीर क्षेत्रों में से एक का पूरा राजस्व यानी रेवेन्यू बुरी तरह से चूसने लग जाती है। सही का, पूरा आर्थिक शोषण। पर फिर अचानक एक दिन क्या होता है कि उसी का अपना खड़ा किया हुआ मिलिट्री स्ट्रक्चर एक नए कारतूस की अफवाह पर अपने ही मालकों पर बंदूकें तान लेता है। एकदम से पूरा निजाम पलटने की कोशिश। वही तो आज के इस डीप डाइव में हमारे पास 1857 के महान विद्रोह से जुड़े कुछ बेहद विस्तृत ऐतिहासिक स्रोत और दस्तावेज हैं। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, ये सच में एक दिलचस्प विषय है। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को हिलाकर रख देने वाला ये ज्वालामुखी कैसे फटा। यानी ये सिर्फ एक सैन्य झगड़ा नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, इस विषय की सबसे बड़ी गलतफहमी ही यही है कि लोग इसे अचानक हुई एक छोटी सी घटना मान लेते हैं, जिसे अंग्रेजों ने सिपॉय म्यूटनी कह दिया था। हाँ वही। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया, ताकि दुनिया को लगे कि बस कुछ असंतुष्ट सैनिक थे जिन्होंने अनुशासनहीनता की। एक छोटी सी बगावत दिखाने की कोशिश। एग्जैक्टली। लेकिन इन स्रोतों को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो एक पूरी सदी का, यानी लगभग 100 सालों का एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉइटेशन नजर आता है। 100 साल का गुस्सा। हाँ, ये विद्रोह 1857 में जरूर भटा, लेकिन इसका जो बारूद है ना, वो 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद से ही जमा हो रहा था। तो चलिए सीधे उस आर्थिक और राजनीतिक मैकेनिज्म पर आते हैं जिसने इस बारूद को जमा किया। दस्तावेजों में जिक्र है कि बक्सर के युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया था। सही, वहीं से असली खेल शुरू हुआ। लेकिन मैं यहाँ इस शोषण की वर्किंग समझना चाहती हूँ। स्रोत में ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी भारतीय वस्त्र उद्योग के विनाश की बात लिखी है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ये सिर्फ कपड़े की लड़ाई तो नहीं थी ना, ये तो मुझे पूरे देश के आर्थिक ढांचे को तोड़ने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसा लगता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरी तरह से एक विशेष इकोनॉमिक लूप था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? क्या किया? उन्होंने भारत से कच्चा माल जैसे कॉटन बेहद सस्ते दामों पर खरीदना शुरू किया। ओह, और फिर उसे बाहर भेज दिया? बिल्कुल। उस कच्चे माल को ब्रिटेन की मिलों में भेजा और वहां से मशीन से बने हुए कपड़े वापस भारत लाकर यहाँ महंगे दामों पर बेचे। बाप रे, इससे तो लोकल मार्केट पूरी तरह तबाह हो गया होगा। हाँ, इस पूरे चक्कर ने भारतीय बुनकरों को फाइनेंशियली बैंकरप्ट कर दिया। ये किसी पैरासाइटिक स्टार्टअप की तरह था जो अपने ही होस्ट ऑर्गेनिज्म को अंदर से खा रहा था। एक पैरासाइटिक स्टार्टअप जो अपने होस्ट को खा रहा हो, ये एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ। और इसके साथ साथ किसान और जमींदार भी भारी कर वसूली के तले बुरी तरह दब गए थे। जब तक आम आदमी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, असंतोष की आग सुलगती रहती है। सही कहा। और जब कंपनी को लगा कि सिर्फ आर्थिक शोषण काफी नहीं है, तो उन्होंने पॉलिटिकल हॉस्टाइल टेकओवर शुरू कर दिए, जिसे हम लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। एकदम सही। और वो नीति बहुत ही खतरनाक थी। एक बड़ा ही अब्सर्ड सा ब्यूरोक्रेटिक लूपहोल था, जैसे कि आपका लैंडलॉर्ड आपको इसलिए घर से निकाल दे क्योंकि उसे आपका बनाया हुआ उत्तराधिकारी या विल पसंद नहीं आए। वही तो, इन्होंने झांसी, सातारा, नागपुर, अवध, इन सबका बेहद अन्यायपूर्ण तरीके से विलय कर लिया। दस्तावेज बताते हैं कि पुराने राजाओं की पेंशन तक खत्म कर दी गई थी। और इस ब्यूरोक्रेटिक लूपहोल का ग्राउंड लेवल पर जो असर था, वो सिर्फ राजाओं पर नहीं पड़ा। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। आम जनता पर क्या असर हुआ? देखिए, जब एक रियासत जैसे अवध का विलय होता था, तो वहां की पूरी सेना बर्खास्त कर दी जाती थी। दरबार से जुड़े शिल्पकार, कवि, प्रशासनिक अधिकारी, ये सब अचानक बेरोजगार हो जाते थे। ओह, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती थी एक रियासत की। हाँ, एक ही झटके में हजारों परिवारों का आर्थिक अस्तित्व खत्म हो गया। और इस असुरक्षा को और बढ़ाया सामाजिक धार्मिक दखलंदाजी ने। यहाँ ना मेरे दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है इन स्रोतों को पढ़कर। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन? दस्तावेज बताते हैं कि 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप दिया गया। हाँ, ये सामाजिक सुधार थे। वही, अगर हम आज के मॉडर्न नजरिए से देखें तो ये कदम काफी प्रोग्रेसिव लगते हैं।
तो क्या 1857 का विद्रोह आधुनिकता या सामाजिक सुधार के खिलाफ एक रिएक्शनरी पुशबैक था? इसको थोड़ा अलग नजरिए से देखना होगा। मुद्दा ये नहीं था कि सुधार सही थे या गलत। तो असली मुद्दा क्या था? मुद्दा एजेंसी का था। सोचिए, एक विदेशी ताकत जिसने आपका पैसा छीन लिया, आपकी जमीन छीन ली, आपके राजाओं को हटा दिया। जब वही ताकत अचानक आपके धार्मिक और सामाजिक मामलों में नियम बनाती है ना, तो आम जनता को ये सुधार नहीं लगते। उन्हें लगता है कि ये उन पर थोपे जा रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें ये अपनी संस्कृति को जड़ से खत्म करने का एक हथियार लगता है। ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियां, पश्चिमी शिक्षा और यहाँ तक कि रेलवे या टेलीग्राफ जैसी नई तकनीकों को भी लोगों ने इसी संदेह के साथ देखा। कि उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। हाँ, उन्हें लगा उनकी पहचान मिटाई जा रही है। और इस शक की आग सबसे ज्यादा वहां फैली जिस विंग पर कंपनी का पूरा वजूद टिका था, यानी उनकी सेना। स्रोतों के अनुसार सेना में 87%, 87% भारतीय थे। 87%, हाँ, एक बहुत बड़ा नंबर है ये। लेकिन प्रमोशन में खुला भेदभाव था। ऊपर से 1856 का सामान्य सेवा भारतीय अधिनियम, जिसमें काला पानी पार करने का नियम लाया गया, जो उस वक्त के धार्मिक विश्वास के बिल्कुल खिलाफ था। वही तो। ये तो सीधे तौर पर एचआर वायोलेशन जैसा लगता है आज के जमाने में, कि आपने एक एम्प्लॉय को रखा और बाद में उस पर ऐसी शर्तें थोप दी जो उसके बेसिक कोर बिलीव्स के खिलाफ है। और जब सेना जो किसी साम्राज्य को प्रोटेक्ट करती है वही अंदर से एलियनेट हो जाए, तो पूरा सिस्टम धंसने के कगार पर आ जाता है। तो मतलब सेना अंदर ही अंदर उबल रही थी। हाँ, और उन सैनिकों का एलियनेशन समझने के लिए ये याद रखना होगा कि वो सिपाही आखिर में थे कौन। कौन थे वो? वो उन्हीं किसानों और दबे कुचले वर्गों के बेटे थे जिनका पिछले 100 सालों से आर्थिक शोषण हो रहा था। स्रोतों में उन्हें वर्दी पहने हुए किसान कहा गया है। अरे हाँ, उनका डायरेक्ट कनेक्शन तो गांव से ही था। बिल्कुल, जब उनके गांव में जमींदारी छीनी जाती थी या लगान बढ़ाया जाता था, तो उसका डायरेक्ट असर छावनी में बैठे सिपाही पर होता था। तो स्थिति ये थी कि पूरा देश एक प्रेशर कुकर की तरह बारूद का ढेर बन चुका था। और उस बारूद को मिली अपनी सबसे बड़ी माचिस की तिल्ली 1853 की एनफील्ड राइफल्ड मस्केट। दिसंबर 1856 में ये नई राइफल आई और इसके कारतूसों पर गाय और सूर की चर्बी लगी होने की बात आग की तरह फैली। ये एक तत्कालिक कारण बन गया। अब लोग सोचते हैं कि बस एक अफवाह ने लड़ाई करवा दी, पर इसके मैकेनिक्स को देखें तो ये लॉजिस्टिकली आखिरी स्ट्रॉ था। इन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था ना। हाँ, बंदूक लोड करने से पहले उन्हें दांतों से काटना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों के लिए धर्म भ्रष्ट होने का सीधा मतलब था सामाजिक बहिष्कार, समाज से निकाल देना। वही, ना उनकी कोई शादी करेगा, ना उन्हें बिरादरी में रखेगा। ये उनके अस्तित्व पर सबसे बड़ा हमला था। और इसी डर को ब्रिटिश अधिकारियों ने डिसमिस कर दिया। उनका अहंकार इतना ज्यादा था कि उन्हें लगा सिपाही बस बहाना बना रहे हैं। तो फिर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने जो किया वो उसी अहंकार के खिलाफ पहला विसरल रिएक्शन था, है ना? एकदम सही। उन्होंने कारतूस छूने से साफ इनकार किया और ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चला दी। उसके बाद 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई, जिसका उल्टा असर हुआ। बिल्कुल, उनकी फांसी ने बाकी सेना में डर पैदा करने के बजाय उन्हें और ज्यादा रेडिकलाइज कर दिया। वो आग अब पूरी तरह से भड़क उठी थी। यहाँ से घटनाएं एक थ्रिलर फिल्म से भी तेजी से बढ़ती हैं। मंगल पांडे की घटना के थोड़े ही दिन बाद, यानी 24 अप्रैल से 9 मई के बीच, मेरठ में 3rd कैवलरी के 85 सिपाहियों ने इन कारतूसों को लेने से मना कर दिया। और अंग्रेजों की सजा देखिए वहां। हाँ, स्रोतों में लिखा है कि अंग्रेजों ने उन्हें 10 साल की कठोर सजा सुनाई और सबके सामने उनकी वर्दी फाड़ दी। इस ह्यूमिलिएशन ने, इस बेइज्जती ने आखिरकार आग लगा दी। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने बगावत की, अधिकारियों को मारा और वहां से सीधा दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। वो एक टर्निंग पॉइंट था इतिहास का। पर यहाँ ना एक सवाल जो मुझे हमेशा परेशान करता है, बिना किसी व्हाट्सएप या आधुनिक कम्युनिकेशन के ये अलग-अलग छावनियों में विद्रोह इतनी तेजी से और एक साथ कैसे फैला? जिसे अंग्रेजों ने शुरू में एक अफवाह माना था, दरअसल वो एक बहुत ही खुफिया और ऑर्गेनाइज्ड संचार प्रणाली थी। दस्तावेज इस विद्रोह के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी का जिक्र करते हैं। कमल का फूल और रोटी, ये कैसे काम करता था? एक गांव से दूसरे गांव में छुपचाप रोटियां भेजी जाती थी चौकीदारों के जरिए, और छावनियों में सैनिकों के बीच कमल के फूल घुमाए जाते थे। एक तरह का सीक्रेट कोड। हाँ, एक ऑफलाइन मास कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसने ना लोगों को मानसिक तौर पर एक साथ जोड़ दिया था कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है
और सबको तैयार रहना है। वाव। और उस कुछ बड़ा का आगाज हुआ जब वो दिल्ली पहुंचे। 11-12 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा किया और उन्होंने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। जफर को लीडर चुनना। हाँ, उन्होंने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शाहनशाह हिंद घोषित कर दिया। ये मूव सच में बहुत फैसिनेटिंग है। जफर तो एक बुजुर्ग थे ना, उनके पास कोई सैनिक शक्ति नहीं थी, फिर उन्हें क्यों चुना? इसमें एक गहरा राजनीतिक मैसेज छुपा था। मेरी समझ से इसका मतलब ये है कि विद्रोही सिर्फ तोड़फोड़ नहीं चाहते थे, उन्हें अपने इस काम को कानूनी तौर पर लेजिटिमेट बनाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी को खत्म करने के लिए उन्हें एक ऐसी सॉवरन अथॉरिटी चाहिए थी जिसे पूरा देश मानता हो। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो जफर को तख्त पर बिठाना दर्शाता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ अपना धर्म बचाना नहीं था, वो एक विशाल राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे। एक नई सरकार। हाँ, जफर पूरे उपमहाद्वीप में संप्रभुत्व यानी सॉवरेनिटी के आखिरी प्रतीक थे। उनके आगे आने से विद्रोह को एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी मिल गई थी, लोग उनके नाम पर इकट्ठे हो सके। और दिल्ली जीतने के बाद जब ये विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में फैला तो इसने अलग अलग रूप ले लिए। दस्तावेज बताते हैं कि अपर गंगा और मध्य भारत में प्रमुख नेता उभरे, लेकिन उनकी युद्ध नीतियों में जमीन आसमान का अंतर था। हर नेता अपने हिसाब से लड़ रहा था। हम अक्सर इन नामों को सिर्फ किताबी फैक्ट्स की तरह पढ़ते हैं, पर यहाँ उनके तरीके समझना जरूरी है। जैसे दिल्ली में जफर नारमत्रा थे, लेकिन जनरल बख्त खान ने सेना को ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशनल वॉरफेयर के मॉडल पर चलाया। बख्त खान ने जॉन निकलसन और हडसन जैसे अंग्रेज कमांडरों का सामना आमने सामने किया। वहीं अगर हम रोहिलखंड या बरेली का उदाहरण लें तो वहां खान बहादुर खान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उन्होंने क्या अलग किया था? उन्होंने सिर्फ बंदूकें नहीं उठाईं, बल्कि ब्रिटिश शासन को हटाकर एक पैरेलल ब्यूरोक्रेसी यानी एक समानांतर सरकार खड़ी कर दी। वो ये साबित करना चाहते थे कि भारतीय लोग बिना अंग्रेजों के भी अपना प्रशासन कुशल तरीके से चला सकते हैं। तरफ कानपुर और ग्वालियर में तात्या तोपे की स्ट्रैटेजी। तात्या तोपे ने गरिला वॉरफेयर का एक ऐसा मॉडल पेश किया जिसने कॉलिन कैम्बल जैसे टॉप ब्रिटिश मिलिट्री माइंड्स को छक्का करके रख दिया। उनकी मोबिलिटी कमाल की थी। बिल्कुल, हिट एंड रन, लगातार मोबिलिटी, उनकी फौज कहीं एक जगह रुकती ही नहीं थी। और उसके ठीक उलट झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सामना जनरल ह्यू रोज से आमने सामने के युद्ध में था। लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र यानी अडॉप्टेड सन के अधिकार के लिए लड़ी और 18 जून 1858 को ग्वालियर में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी वीरता का तो अंग्रेजों ने भी लोहा माना था। हाँ, और बिहार में बाबू कुन्वर सिंह 80 साल के उस इंसान के टैक्टिक्स देखकर हैरानी होती है। उस उम्र में उन्होंने विलियम टेलर और विंसेंट आयर की सेनाओं को लगातार एम्बुश किया और धूल चटाई। और इस लिस्ट में अवध की बेगम हजरत महल का नाम नहीं भूलना चाहिए। हाँ, वहां तो एक मैस अपराइजिंग हुई थी ना। एकदम। वहां उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादर को नवाब घोषित किया और ब्रिटिश रेजिडेंसी की ऐसी घेराबंदी की जिसमें सेना के साथ साथ आम जनमानस भी पूरी ताकत से शामिल था। वो एक सच्चा जनविद्रोह था। लेकिन इस सब में एक चीज मुझे बहुत बुरी तरह खटकती है। अगर बख्त खान की ऑर्गेनाइज सेना थी, तात्या टोपे का गिरिल्ला युद्ध था, कुंवर सिंह की टैक्टिक्स थीं और बेगम हजरत महल का इतना बड़ा मैस सपोर्ट था, तो ये विद्रोह फेल क्यों हुआ? यही वो आखिरी और सबसे दर्दनाक सवाल है। दस्तावेज में शक्ति का असंतुलन वाले सेक्शन पर ध्यान दीजिए। बंगाल, पंजाब और पूरा दक्षिण भारत बिल्कुल अलग थलग क्यों रहा? और कुछ देशी रियासतों ने तो उल्टा कंपनी का ही साथ दे दिया। इसकी वजह ये थी कि हर नेता या क्षेत्र अपनी एक अलग ग्रीवेंस, अपनी अलग परेशानी के लिए लड़ रहा था। उनके पास पूरे भारत को लेकर एक साझा, एकीकृत विचारधारा या यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी। सबके अपने अपने मकसद थे। हाँ, दूसरा बड़ा फैक्टर एजुकेटेड क्लास का था। नए पढ़े लिखे वर्ग को लगा कि ये विद्रोह देश को वापस पुराने सदियों के फ्यूडल सिस्टम में ढकेल देगा, इसलिए उन्होंने इससे दूरी बनाई और कई जगह अंग्रेजों का साथ दिया। पर इन सबसे ऊपर था सैन्य और तकनीकी दिशा में ब्रिटिश का अपर हैंड। हथियारों की कमी तो भारतीयों के पास थी। उनके पास ज्यादातर तलवारें और पुरानी बंदूकें थीं। पर मेरी समझ से हथियार से भी बड़ा हथियार उनके पास उनका लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन था। और उस कम्युनिकेशन का नाम था टेलीग्राफ। अरे हाँ, ये भारतीय पक्ष की विफलता का एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण था।
सोचिए, जब भारतीय विद्रोही घोड़े पर किसी दूसरे नेता को संदेश भेज रहा होता, तब तक टेलीग्राफ की तारों के जरिए अंग्रेजों का संदेश हजारों किलोमीटर दूर पहुंच चुका होता था और बैकअप फौज रास्ते में होती थी। तो स्पीड और इन्फॉर्मेशन का युद्ध भारतीय हार रहे थे। बिल्कुल। एक ब्रिटिश अधिकारी के आकलन के अनुसार टेलीग्राफ ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया। उनके पास आधुनिक रिजर्व्स थे, नौसेना यानी नेवी का समर्थन था और युद्ध की गतिशीलता को कंट्रोल करने की असीम ताकत थी। और इस सेंट्रलाइज कंट्रोल और तकनीकी जीत का नतीजा बहुत भयंकर और सिस्टमैटिक निकला। जब विद्रोह को कुचला गया तो वो सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, वो पूरे रूप से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। सितंबर 1857 में जब दिल्ली हारा तो जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। और उनके बेटों के साथ जो हुआ, हाँ, उनकी बेटों की आम जनता के सामने हत्या कर दी गई। दस्तावेज क्लियर करते हैं कि गांव के गांव जला दिए गए, लोगों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ाया गया। एक पूरी सेना को आम नागरिकों पर आतंक फैलाने की खुली छूट दे दी गई थी। अंग्रेज ये बात अच्छे से जानते थे कि विद्रोह भले सैन्य रूप से दब गया हो, पर लोगों का गुस्सा नहीं दबा है। इसलिए उन्होंने सजा को इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। सही कहा। आने वाली कई पीढ़ियों के दिल में खौफ बिठा देना उनका आखिरी लक्ष्य था। और आखिरकार अप्रैल 1859 में जब तात्या तोपे को धोखे से पकड़कर फांसी दी गई, तो उसके बाद इस महान विद्रोह का सैन्य दौर पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन और ये मेरी नज़र में इस पूरे डीप डाइव का सबसे आयरॉनिकल पॉइंट है, विद्रोह हार कर भी जीत गया। उन्होंने रेबल सैनिकों को फांसी तो दे दी, पर उन रेबल सैनिकों ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव ऐसी हिला दी कि उन्हें अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद हमेशा के लिए मिटा दिया गया। ये उनकी सबसे बड़ी ताकतवरी हार थी। वही ना, जिस कॉरपोरेशन ने 100 सालों तक शोषण किया, ब्रिटिश सरकार ने उसको ही बैन कर दिया। 1858 का भारत सरकार अधिनियम इसी घबराहट और प्रेशर का नतीजा था। शासन अब कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। उन्हें समझ आ गया था कि इतने बड़े भूभाग को एक सिंपल ट्रेडिंग कंपनी के प्रॉफिट लॉस मॉडल पर नहीं चलाया जा सकता। और उन्होंने रजवाड़ों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया ना। हाँ, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूरी तरह समाप्त कर दिया और राजाओं को गोद लेने का अधिकार दे दिया। यानी जिस चीज पर झांसी और अवध में इतनी बड़ी लड़ाई हुई, अंग्रेजों को आखिर में वो मांग माननी ही पड़ी। और सेना के स्ट्रक्चर में भी उन्होंने बहुत सी सर्जिकल स्ट्राइक्स की है ना, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि उन्हीं के अंदर से है। बिल्कुल। उन्होंने सेना का पुनर्गठन इस डिजाइन से किया कि कभी कोई भारतीय सिपाही दोबारा एकजुट ना हो सके। सेना में यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और तोपखाना यानी आर्टिलरी पर से भारतीयों का कंट्रोल पूरी तरह खत्म कर दिया गया। यानी उनसे हैवी वेपन्स छीन लिए गए। हाँ, और सबसे खौफनाक नीति जो वहां से निकली वो थी जाति और क्षेत्रों के आधार पर रेजिमेंट्स बनाना। फूट डालो और राज करो की पॉलिसी को वहां से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। अलग अलग कम्युनिटीज को मिलिट्रीली एक दूसरे से कट कर रखा गया ताकि वो मिल ना सकें। साथ ही ये भी कानून लाया गया कि भारतीय धार्मिक और सामाजिक मामलों में अब सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इस पूरे स्ट्रक्चरल रीसेट और इस खूनी अध्याय को आखिर आज हम कहाँ प्लेस करें? इन दस्तावेजों पर चर्चा करते हुए हमने देखा कि टेक्निकल टर्म्स में ये एक फेल्ड म्यूटिनी थी, पर क्या इसका ऐतिहासिक कद सिर्फ उतना ही है? नहीं, इसका कद उससे कहीं बड़ा है। विनायक दामोदर सावरकर ने इसे अपनी किताब में पूरे शोध के साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, और उसका कारण ये था कि भले ही आधुनिक हथियारों के आगे तलवारें हार गईं, लेकिन उस एक साल में भारतीयों ने दुनिया को दिखा दिया कि ब्रिटिश सत्ता ऐसी अजेय चीज नहीं है जिसे उखाड़ा ना जा सके। उनका इल्यूजन ऑफ इनविंसिबिलिटी टूट गया। सही। इस विद्रोह ने हिंदू मुस्लिम एकता और किसान सिपाही गठजोड़ का एक ऐसा अभूतपूर्व प्रेसिडेंट सेट कर दिया था जिसने आगे चलकर हमारी राष्ट्रीय चेतना या नेशनल कॉन्शियसनेस का बीज बोया। यानी आगे आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये घटना एक ब्लूप्रिंट बन गई थी। तो इस विस्तृत विश्लेषण को समेटते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार रखना चाहती हूँ। जरूर। एक ऐसी चीज जो इन सभी तथ्यों को जोड़ती है। पावर डायनामिक्स में अक्सर ऐसा होता है कि पावर स्ट्रक्चर जीत कर भी अंदर से इतना टूट जाता है कि उसका गिरना तय हो जाता है।
1857 में भारतीय पक्ष भले ही सैन्य तौर पर हार गया और अंग्रेजों ने उस आग को बड़ी क्रूरता से बुझा दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि राख के नीचे वो चिंगारी अगले 90 सालों तक दिखती रहेगी। 1847 की उसी तपन ने आने वाले सेनानियों को गर्मी दी, यहां तक कि उस राख से निकलकर ही 1947 का सूरज उदय हुआ। सोचिए, कभी-कभी एक हारी हुई लड़ाई पावर स्ट्रक्चर में ऐसी दरार पैदा कर देती है जो एक दिन पूरी इमारत को गिरा देती है। बस उस दरार को आखिरी मोड़ तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। ये सच में एक बहुत गहरा नजरिया है सोचने के लिए। इन दस्तावेजों और इस समय काल को हमने पूरी गहराई से समझा। उम्मीद है इस डीप डाइव से सबको कुछ नए नजरिए मिले होंगे इन घटनाओं को देखने के। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और नए दस्तावेजों के साथ। शुक्रिया।